हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबल और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सी वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन काफ़ी पास आ चुका है। 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन और लगभग 22 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में जिनका एग्ज़ाम 6 के आसपास पड़ेगा उनके लिए तो एक महीने से भी काफ़ी कम समय है आप लोगों के पास। तो टोटल मिलाकर के मैं लगभग 1 महीने का स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पेपर 1 को कवर अप करना है। बहुत जल्दी मेरा जो एक और वीडियो है वो आएगा पेपर 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मैं आपको बहुत रियलिस्टिक सी बातें बताने वाली हूँ। मैं ऐसी कोई जादुई छड़ी आपको नहीं बताऊंगी कि पूरा सिलेबस को घोट करके पी जाएं आप, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पेपर 2 का भी प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस वेबसाइट पे लिखा होगा कि जून 2019 एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019 के बाद जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका सिलेबस, क्योंकि 2 वेबसाइट है और दोनों काम करती हैं। ठीक है, तो पुराना वाला डाउनलोड नहीं करना है, ये वाला डाउनलोड करना है। बिल्कुल फर्स्ट आपको मिल जाएगा पेपर कोड 0 वाला। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको बता देती हूँ। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल ही कुछ बेसिक नहीं पता है पेपर 2 के बारे में या 1 के बारे में। ठीक है, सो आपका पेपर 1 आता है 50 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो लगभग 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 में आपके आते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, सो 200 नंबर का, तो कुल मिलाकर के 300 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, जो 100 मार्क्स है ना, मतलब ये जो 100 क्वेश्चन है, इनको देख करके जो उनका डोमेन सब्जेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं और काफी बच्चे पेपर 1 को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको काइंड ऑफ नजरअंदाज कर देते हैं और काफी लोग आपने कहते हुए सुना होगा कि यार पेपर 1 की वजह से रह गया, है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए इसीलिए हूँ कि आप लोगों को कभी ये कहने की जरूरत ना पड़े कि पेपर 1 की वजह से रह गया। ऑब्वियसली आपकी एफर्ट्स तो मैटर करेंगे ही, है ना। मैं आपको कुछ घोट के तो पिला नहीं सकती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर आप मेहनती हो और आप सीरियस हो नेट को लेकर के, तो कैसे आप बहुत कम समय में पेपर 1 की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, इसको प्रिपेयर कर सकते हो एटलीस्ट एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब बात आती है अच्छे मार्क्स होते क्या है ना। अगर मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बता भी दूं तो सबका सबसे पहले सवाल होता है कि भाई कितने मार्क्स, अच्छे मार्क्स मतलब कितने मार्क्स। तो जैसे कि 50 क्वेश्चन है, ठीक है, हम मार्क्स के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वाइज बात करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, लगभग 3 से 4 बार मैं दे चुकी हूँ एग्जामिनेशन को, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, मेरा नेट काफी पहले ही हो गया था, पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन की अगर आप टोटल ले रहे हो तो अगर आपके 30 प्लस आ जा रहे हैं, ठीक है, 30 प्लस आ जा रहे हैं, सो यू आर ऑन अ सेफ साइड। और सेफ साइड का मतलब ये नहीं है कि पेपर 2 में गुड़ गोबर करके आ जाओ। ठीक है, पेपर 1 में 30 प्लस सेफ का मतलब है कि पेपर 2 आपका काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 30 to 35 आपका ये मिनिमम लेके चलना है आपको कि भैया अगर इससे मिनिमम मेरे आ रहे हैं ना, मॉक टेस्ट में आ रहे हैं या जो भी टेस्ट आप लगा रहे हो, इसका मतलब गलती है प्रैक्टिस में, अभी दिक्कत है आपके जो भी प्रिपरेशन है। ठीक है, सो 30 to 35 आपको मिनिमम लेकर के चलने हैं कि दैट इज अ एवरेज गुड मार्क्स जो पेपर 1 में होने चाहिए। ठीक है, ये आपको और कोई नहीं बताएगा। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए 10 यूनिट है ना, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट है, मिला करके हो जाती है 20 यूनिट। और महीना कितना है हमारे पास, लगभग 1 महीने की अगर हम बात करें तो 30 दिन। ठीक है, जिनका पेपर स्टार्टिंग में पड़ जाएगा उनके लिए तो 30 दिन भी नहीं है ना, उनके लिए कुल मिलाकर के 15 से 20 दिन है। एक एक यूनिट एक एक दिन भी करोगे ना तो भी बहुत समय लगेगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है, कोई भी ख्याली पुलाव की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, रियलिस्टिक सी बात करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि 10 के 10 यूनिट में आपको महारथी बनना है। ठीक है, 10 के 10 यूनिट आपको परफेक्टली नहीं करने हैं। हर एक बच्चे का इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, साइंस वीक होता है। सो इसका मतलब आप ये मत करिए कि मैथ्स के वो 2-4 क्वेश्चन आने के चक्कर में आप सारे यूनिट्स को बर्बाद कर दे रहे हो और उस मैथ्स के लिए आप अपने दिन खराब कर रहे हो,
क्योंकि मैथ्स चाहिए टाइम, है ना, मैथ्स को करने के लिए। तो अगर आप टाइम वाली चीज को छोड़ करके जो बाकी की 9 यूनिट है, 8 से 9 यूनिट है, अगर आप उनको टाइम दे रहे हो जो कि कम समय में किए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ना। जैसे पर्सनली ना मुझे भी मैथ्स कुछ खास पसंद है नहीं, है ना, लेकिन बाकी चीजें मुझे पसंद है, इसमें बाकी यूनिट्स मुझे पसंद है, ठीक है, रीजनिंग मुझे पसंद है। तो आप क्या करिए, पहली बात तो ऐसी यूनिट की हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चन 100% आता है और बहुत इजी लेवल का आता है। इजी लेवल का मतलब ये नहीं है कि बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाले टाइप भी आते हैं कभी कभार तो, लेकिन इजी लेवल का मतलब है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ लिया ना, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम इसको 100% ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और वो यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने, कोई थ्योरी याद नहीं रखी, बहुत इजी सा इसका सिलेबस है। आप देख रहे होगे टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लॉज, थोड़े बहुत इसके अंदर चीजें आएंगी जैसे कि लेवल्स आएंगे और लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आप एक जनरल कॉमन सेंस से भी एक बार याद कर लोगे कि एक अच्छा लर्नर कैसा होता है, एक अच्छा टीचर कैसा होता है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, प्लस कॉमन सेंस को लगा दोगे तो काफी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ लेना है। अगर आप एक दिन दे करके भी इस पूरी यूनिट को पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं दावे से कह रही हूँ कि आपके 80 to 90% आप अपने कॉमन सेंस को लगा करके इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन ना मतलब हर साल आता है, हर साल, जैसे कि स्वयं, स्वयं प्रभा, मोक्ष, ठीक है। तो ये क्या है, स्वयं, मोक्ष, स्वयं प्रभा, ये सब क्या है ना, ये डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो इंडिया है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर कितना कुछ जोर दे रहा है। तो जब से 2019 से सिलेबस को बदला गया है, ये नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं, और नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं इसका मतलब इनके ऊपर 2019 से पहले क्वेश्चन नहीं आया करते थे। तो ये जो नई चीज है ना, ये आपको बहुत जरूरी करनी है, इनके ऊपर क्वेश्चन आपके बहुत बन रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका एस्टैब्लिशमेंट पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, इसके अंदर क्या होता है वो आपको पढ़ना है, कौन कौन सी क्लास के लिए एप्लीकेबल है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आई एम रियली सॉरी, आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज केवीएस मदान की किताब आती है जिसके अंदर आपकी 10 की 10 यूनिट है, ठीक है। केवीएस मदान की किताब आती है, आप लेना चाहो तो उससे भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम आपको पढ़ना है। इवैल्यूएशन सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन काफी बार आते हैं। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर की बात ये है कि यूनिट 1 आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कॉमन सेंस के साथ किया जा सकता है, ठीक है। तो यूनिट 1 पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। देन कम्स योर रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपको पता होने चाहिए स्टेप्स यानी कि जैसे कि आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हो, रिसर्च प्रपोजल लिखते हो ना, तो प्रपोजल में भी आपने करे होंगे स्टेप्स, है ना, हाइपोथेसिस वगैरह और सैम्पलिंग, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वो जो 6-7 स्टेप है वो आपको जरूर कर लेने हैं। उसके बाद टाइप्स। अब टाइप्स के आपके बहुत डीप में नहीं जाना है क्योंकि बहुत डीप में जाने का टाइम है नहीं। टाइप्स में आपको क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स की जो रिसर्च होती हैं उनका बस थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेना है, ठीक है। 5-6 टाइप की रिसर्च का डेफिनेशन पढ़ लेना है ताकि आपको एटलीस्ट वो समझ में आ जाए कि कौन सी कब लगती है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल्स सॉरी 1-2 साथ में एग्जाम्पल्स को देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च में ये काफी इजी सा है, इसको आप एक बार ही रीड करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इन सब पे आपको ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो जो राइटिंग के स्टाइल होते हैं एपीएस और एएमएल वगैरह, तो उसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन अवॉइड करिएगा अभी क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं। देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आपके पास समय होता तो मैं जरूर कहती आपको लगाने को, लेकिन आपको लगता है कि आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो आप 1-2 कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज मैं कहूँगी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत ईजी कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। देन कम्स योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप किसको अवॉइड कर सकते हो? आप मास मीडिया एंड सोसाइटी, इस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हो, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है।
उसके बाद उसके बाद आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ लेना है, इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इस तरीके के डिफरेंशिएशन को पढ़ लेना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन से भी काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इस एक टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइएगा, ठीक है। देन कम्स योर मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल ना काफी लोगों ने डायनामिक बना रखा है। डायनेमिक का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, एक साल स्पीड एंड लिमिट, स्पीड से क्वेश्चन दे दिया, एक साल किसी और चीज से क्वेश्चन दे दिया, एक साल प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दे दिया, इंटरेस्ट से दे दिया, तो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ना आप ज्यादा समय बर्बाद करना मत, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं। अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, अच्छा है, तो आप एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज आप एक बहुत नॉर्मल से फॉर्मूलेस को देख करके जा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के, इंटरेस्ट के, या फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम निकालने के, ठीक है। तो मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर उसमें से 2-4 आपके वैसे भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो वेल एंड गुड। देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, है ना। सो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा डरावना क्या होता है, इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक से सब लोग डरते हैं, प्रमाणा से, और ये जितने भी होते हैं आपकी अर्थापत्ति, अनुपलब्धि वगैरह, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोड एंड फिगर, सिलॉजिज्म, ठीक है। सिलॉजिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने ऐसे स्क्वायर पढ़ा होगा ना, ऐसे वाला, AEIO वाला, AEIO वाला, है ना। ये सारे अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ऐसे वाला पढ़ा होगा, है ना। कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, है ना, ऐसे पढ़ा होगा। तो ये वाला एक बार आपको डायग्राम याद हो गया ना, आप इससे कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है ना, बस रोज इस डायग्राम को बना करके, मतलब आपको बनाना है, पहली बात तो ठीक से इसको देखना है, 2-3 दिन सिर्फ इसको देखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम को देखना है और 2-4 क्वेश्चन देखने हैं इसके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद इसको खुद बना करके प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे ई आएगा, कहाँ पे आई आएगा, कहाँ पे ओ आएगा, कौन अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है। और मुझे तो सच बताऊं तो मुझे करते समय बहुत मजा आ रहा था, काइंड ऑफ ड्राइंग की तरह था, है ना, बहुत ईजी था। तो 2-4 बार इसको देख लोगे तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो ज्यादातर तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन लॉजिक में आपके पास प्रमाणास आर इम्पोर्टेंट। प्रमाणा के अंदर आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप कर सकते हो तो कर लेना, छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद अनुमाना एंड व्याप्ति एंड हेतु, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आते हैं जिसको इंडियन लॉजिक में जिसको कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फैलेसीज, जैसे गलतियां होती है, फैलेसीज काइंड ऑफ, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक की ये वाली थोड़ी सी है डिफिकल्ट, मतलब मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा आपको अगर लगता है परेशानी तो ठीक है, आप ज्यादा समय इस पे बर्बाद मत करिएगा, बाकी की भी यूनिट्स है। बट एक बार ये प्रमाणस को जरूर देख लेना, क्योंकि प्रमाणस इजी है, ठीक है। ये आप एक बार ही देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देन कम्स योर DI के आप 2-4 एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल देख लो कि एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये 2-4 चीजें बस देख लो, और 2-4 एग्जाम्पल देख लो, किसी भी किताब में मिल जाएंगे, केविस मैदान में मिल जाएंगे, या फिर PYQs मिल जाएंगे, और बहुत ईजी होगा। और बाकी का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अक्सर आपका टेबल चार्ट ही आता है, मैं तो जब से पेपर्स को देख रही हूँ टेबल चार्ट ही मुझे देखने को मिल रहा है, पाई चार्ट वगैरह कभी एक आधी बार आया है पुराने सालों में, ठीक है। और DI के आप ये 2-4 चीजें कर लोगे ना, आपके 5 नंबर कंफर्म आ जाएंगे, क्योंकि DI से सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन कम्स योर ICT, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना कि जितना भी डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो आपके लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद से ऑलमोस्ट चीजें सारी ऑनलाइन हो चुकी है शिफ्ट, है ना। तो ऐसे में ऑनलाइन चीजों से क्वेश्चन आने काफी कॉमन सेंस की बात है, और जो आ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपको KVS मैदान के अंदर अगेन बहुत आसानी से मिल जाएंगी चीजें, अदरवाइज आप सिंपली नेट पे भी देख सकते हो। तो इसमें आपको बेसिक से इंटरनेट पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स पता होनी चाहिए, है ना। शॉर्ट फॉर्म्स कैसे, जैसे www की शॉर्ट फॉर्म, PDF की शॉर्ट फॉर्म, वाईफाई की, सिम की,
ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ATM की, ये सारे जो आपको एब्रीविएशंस है कहीं भी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ आपको ईमेल के अंदर कार्बन कॉपी क्या होता है, BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, CC क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, ये छोटी मोटी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव, अगर कोई हाल फिलहाल में पिछले 4-5 सालों में अगर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आई है एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उसको देख करके जा सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द यूनिट 9, जो कि बहुत ही लंबी यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर ना एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोल्यूशन। कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो हार्मफुल हजार्डियस गैसेस हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अब तो दिवाली जस्ट गई है, तो आप सबको पता होगा कि दिल्ली का तो क्या ही हाल हो रखा है ना। मेरी जो खुद की जो तबीयत खराब आपको दिख रहा होगा थोड़ा वॉइस में भी, और बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है नेक के अंदर, गले के अंदर, है ना। दैट इज ऑल ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से पूरा गला चौक है। तो पॉल्यूशन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, SDGs जो होते हैं, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो होते हैं, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। और जितने भी आपके इन्वायरमेंट को लेकर के अभी तक कॉन्फ्रेंस हुई हैं, और जितने भी आपके अग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे कि पेरिस अग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ समिट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन सब के बारे में आप जरूर पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला एनर्जी रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपका लास्ट आपका जियोथर्मल से क्वेश्चन आया था, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, इनको आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ करके जा सकते हैं। ये वाले जो लिखे हैं ना नीचे सारे समिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना एनवायरमेंट में, एटलीस्ट इनको करके चले जाना, ठीक है। नाउ कम्स टू द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर ना ज्यादातर मेमोरी वाली चीजें हैं। तो इसके अंदर एक तो आप पॉलिसीज को पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिसीज में अगर कोई रिसेंट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है पिछले 4-5 सालों की या 7 सालों की, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से जो भी आपके एजुकेशन की पॉलिसीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी रिसेंटली आई थी, उसके बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब से वो आई है तब से हर एक पेपर में उससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपको जरूर पढ़ के जाना है, और ज्यादा कोई डिफिकल्ट इसके अंदर है नहीं। और हाँ, यूनिवर्सिटीज, मेरा पेन नहीं चल रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देती, एक सेकेंड, हाँ चल गया। यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटीज? एंशियंट, जैसे कि तक्षशिला हो गई, है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये कहाँ पर है और क्या उनके अंदर बेसिकली एजुकेशन थी, मतलब किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, किसने बनवाया था, ऐसी 2-4 सी की फैक्ट्स आप याद करके जा सकते हैं। अगर आपने ये सब कर लिया ना, आई एम गारंटिंग यू कि आपके 30+ मार्क्स जरूर आ सकते हैं, ठीक है। इवन 35 to 40 भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज और आपकी हार्ड वर्क और एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना रिमेंबर रख पा रहे हो, कितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। और ये जितना मैंने सब बताया ना 1 मंथ के अंदर ना बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कोई भी यूनिट पूरी करने को नहीं कही है। मैंने आपको 10 के 10 यूनिट में से बेस्ट चीजें निकाल करके बता दी है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बताने को ना और भी बहुत सारी चीजें, आप ये कहोगे भाई उस वीडियो में ये बताया था, उस वीडियो में वो बताया था, तो ऑब्वियसली बताने में बहुत और भी चीजें इंपॉर्टेंट बची हैं। लेकिन अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो में कि केवल मैं उतनी ही चीजें आपको बताऊंगी जितनी आपके लिए करनी रियलिस्टिक है, क्योंकि काफी बच्चों के एग्जाम में 1 महीना भी नहीं बचा है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन होते कब कब है, मतलब किसका पहले पड़ेगा किसका बाद में पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, मतलब पिछले साल से पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में ना लैंग्वेज का एग्जाम्स होते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में लैंग्वेज के एग्जाम्स हुआ करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से ना इन्होंने वक्त जज्बात बदल के रख दिए हैं। कैसे बदल के रख दी? अब स्टार्टिंग में लैंग्वेज के ना करके ना सब्जेक्ट के कर दिए, जैसे कि मेन सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो ये जो है ना ये सब्जेक्ट एग्जाम है। और लैंग्वेज के लाइक कोरियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, जर्मन, इन सब के एग्जामिनेशन स्टार्टिंग में हुआ करते थे।
तो हो सकता है ये वाला पैटर्न ये लोग दोबारा से फॉलो करें। ये फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ही कम समय है जिनका मेन सब्जेक्ट का पेपर है। तो आप बिल्कुल कोई प्रिडिक्शन मत रखिएगा कि आपका एग्जाम लास्ट में ही होगा या आपका एग्जाम जो है उसमें अभी समय है। तो बिल्कुल 6 दिसंबर का मतलब 6 दिसंबर सोच करके आपका टारगेट 6 दिसंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम बातें यहाँ पे करने बैठेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरे आने वाली है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से कि कैसे आपको अपना स्ट्रैटेजी रखना है, किस किताब से आपको हेल्प मिल सकती है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहनी भूल गई वो ये थी कि प्रैक्टिस 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 PYQs। अगर आप हद मार के कुछ भी नहीं कर पा रहे हो पेपर 1 में से, बहुत ही बेसिक पढ़ पा रहे हो, तो एटलीस्ट PYQs को पढ़ के जाइएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। और हो सकता है उसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाए, उससे मिलते जुलते आ जाए, है ना। तो PYQs को जरूर करेगा। और PYQ तो आपका अगर कोई डोमेन पेपर भी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। सो एंड करते हैं आज के वीडियो को। इसी नोट के साथ आप सभी को मैं बहुत जो लक है आपको विश करती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा जाए। हालांकि एग्जामिनेशन तक अभी मेरी और वीडियोस भी आने वाली हैं, तो मेक श्योर करें चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं, मतलब कि अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और कमेंट करके प्लीज़ यार ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी है। आपका कमेंट ही नहीं आएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि और वीडियो मुझे इस टॉपिक पे बनानी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कितना हेल्पफुल लगा है। सो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।